बहुत सारे आर्किटेक्ट भ्रम में हैं कि जी ये महावास्तु बहुत अलग सी चीज़ है, कोई यही वास्तु है तो मैं साफ़ कर दूँ। ये वास्तु नहीं है, ये फेंग शुई का अचार डाल के उस पर इंडियन जो वैदिक वास्तु का स्टिकर लगाकर अच्छी सी पैकिंग में आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी कुमार बंसल है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। लगभग 25 साल मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। और इसके साथ साथ जुलाई 2000 से मैंने वास्तुशास्त्र पढ़ाना भी शुरू किया था, वैदिक वास्तु। मेरे स्टूडेंट्स गाहे बगाहे पूछते रहते हैं कि जी ये महावास्तु बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में कुछ बताइए। हम तो इनकी किताबें पढ़ते हैं, वो समझ ही नहीं आता, फ़ीस उनकी बहुत हाई है। तो मेरे एक स्टूडेंट हैं बहुत प्रिय, उन्होंने ये किताब मुझे दी कि सर इसको देख के ज़रा प्लीज़, आपकी तो तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ बताइए ज़रा। तो आज मैं आपको महावास्तु, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो बताऊंगा। फिर वो स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं कि जी अगर ये वैदिक वास्तु है तो इसको महावास्तु क्यों कहा? हमें तो इसमें वैदिक वास्तु की कुछ बातें लगती ही नहीं है। तो खैर आप समझिए, मैं कि इस किताब को ही रेफ़र कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए आप, ये पेज नंबर 11 से ये चैप्टर है 4 पिलर्स ऑफ महावास्तु। मतलब महावास्तु के 4 स्तंभ, क्योंकि कोई भी भवन उसके लिए 4 दीवारें या 4 खंभे चाहिए। 4 ऑफ वांस को याद करो टैरो रीडिंग में। तो अब इसमें क्या कहा है, महावास्तु इज थॉरोली सिस्टमेटिक, लॉजिकल, रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच टू वास्तु। मतलब क्या है, महावास्तु पूरी तरह से व्यवस्थित है, तार्किक है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से चलता है। तो और इसमें 4 जो स्तंभ है वो कौन से हैं? पहला है पंच तत्व, सबसे पहले पंच महाभूत, पंच तत्व। उसके बाद BCD करके 32 एंट्रेंस है, 16 महावास्तु जोन, सिंबल्स एंड पंचकोश। चलो इनको तो खैर बाद में लेंगे, पहले से ही शुरू करते हैं। पंच तत्व। अब पंच तत्व के लिए एक डायग्राम दे रखी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं पेज नंबर 12 पर। और इसमें एक साइकिल ड्रॉ कर रखा है और नीचे क्या लिखा है, साइकिल ऑफ क्रिएशन, ग्रीन कलर में। क्रिएशन में क्या दे रखा है, जल से क्या क्रिएट होता है, वायु। वायु किसको क्रिएट करती है, अग्नि को। अग्नि किसको क्रिएट करती है, पृथ्वी को। पृथ्वी क्रिएट करती है आकाश को। पृथ्वी आकाश को क्रिएट करती है और आकाश फिर क्रिएट करता है जल को। और ब्रैकेट में भी लिख दिया, जल के नीचे लिख दिया वाटर, वायु के नीचे एयर ऑब्लिक वुड। मतलब वुड जो कि इंडिया में कहीं है ही नहीं, किसी भी सिस्टम में इंडिया में जो वुड तत्व नहीं है, काष्ठ या लकड़ी जिसे कहते हैं। खैर अग्नि के नीचे फायर लिख दिया, फिर पृथ्वी के नीचे अर्थ, चलो ठीक है। आकाश, आकाश के नीचे क्या लिखा, स्पेस ओब्लिक मेटल, मतलब मेटल आकाश है या आकाश मेटल है। पहले तो आप देखो खिचड़ी पकाई हुई है। तत्व जो हैं वो 5 ऊपर तो लिख दिए भारत वाले, और यहाँ वायु को लिख दिया वुड और आकाश को लिख दिया मेटल, जो कि चाइनीज़ फेंग शुई में है, इंडिया में तो कहीं नहीं है। अब मैं इंडिया में आपको बताता हूँ, एक मैंने पंच महाभूतों पर वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था वास्तुशास्त्र में, ज्योतिष में, आयुर्वेद में, योग शास्त्र में, कुंडलिनी के सप्त चक्रों के मामले में, मुद्रा शास्त्र में, पामिस्ट्री में, प्राकृतिक चिकित्सा में, पाक शास्त्र में, इवन टैरो कार्ड तक में भी आप देखना कहीं भी ये वुड और मेटल एलिमेंट नहीं है, कहीं नहीं है। भारतीय विद्याएं जिसे इंडोलॉजी कहते हैं, जो वेदों से निकली हैं, किसी में भी मुझे बता दो, मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूं आपको। मैं सभी जो ज्ञानी जन हैं, जो इन विद्याओं को पढ़ते पढ़ाते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आध्यात्मिक विद्याओं में हैं, उन सभी को मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या कहीं भारत में इन किसी विद्याओं में, तत्वों में, पंच तत्वों में मेटल या वुड का उल्लेख है? कहीं नहीं है। आप बताइए मुझे कहाँ है।
मैंने आयुर्वेद भी पढ़ा है, प्राकृतिक चिकित्सा भी पढ़ी है और हम पढ़ाते भी हैं, इनको वास्तु से जोड़ के भी बताते हैं। आयुर्वेद में जो वात क्या है? वायु और आकाश। पित्त क्या है? जल और अग्नि। कफ क्या है? जल और पृथ्वी। इन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर बने ये त्रिदोष जो हैं आयुर्वेद के। ज्योतिष में जो पहली, पांचवी, नौवीं राशियां हैं, मतलब मेष, सिंह और धनु, ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। दूसरी, छठी, दसवीं, ये तीनों पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। तीसरी, सातवीं, 11वीं, ये तीनों वायु तत्व की राशियां हैं। चौथी, 8वीं, 12वीं, ये सभी जल तत्व की राशियां हैं। कहीं आकाश नहीं है। आकाश में तो 4 तत्वों का खेल चल रहा है। और आप देखिए, ये जो मेटल और वुड, बताओ मुझे ज़रा आप, पहले तो इस मेटल और वुड से कनेक्ट करने की ज़रूरत क्या है यहाँ पर? अगर आप वैदिक वास्तु पढ़ा रहे हैं, अगर ये वैदिक वास्तु पर बेस्ड है, तो इसमें ये मेटल के साथ कोरिलेट करने की, वुड के साथ कोरिलेट करने की ज़रूरत क्या है? पहले तो आप इस साइकिल को समझो। चलो, साइकिल ऑफ क्रिएशन जो है ना, बड़ा मज़ेदार बना दिया है, मतलब फनी है एकदम। पृथ्वी से आकाश की रचना हो रही है, साइकिल ऑफ क्रिएशन, सृजन चक्र, और आकाश है जल की। जबकि तैत्तरीयोपनिषद से मैं उल्लेख कर रहा हूँ, और ये विकिपीडिया पे अवेलेबल है। विकिपीडिया पे पंच महाभूत नाम से आप चले जाइए, उस पर फाइल पर ओपन करिए, देखिए उसमें क्या लिखा है। आत्मनः आकाशः संभूतः, आत्मन से आकाश पैदा हुआ। आत्मन, परम ब्रह्मन कह देते हैं उसको कई बार। आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुई। और यहाँ क्या बता रहे हैं अंदर, अभी मैं बताऊंगा आपको। आकाश डिस्ट्रॉय कर रहा है वायु को। वायोर अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नेरापः, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। अद्भः पृथ्वी, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथिव्या औषधय, पृथ्वी से औषधियाँ पैदा हुई। औषधिभ्यो अन्नम, औषधियों से अन्न पैदा हुआ। अन्नात् पुरुषः, अन्न से ह्यूमन बीइंग पैदा हुए। और यहाँ क्या बताया जा रहा है, देखो, आकाश से जल पैदा हुआ। भाई, या तो आप चाइनीज़ फेंग शुई ही फॉलो कर लो। ये चाइनीज़ फेंग शुई है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। चाइनीज़ फेंग शुई में 3 साइकिल हैं, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक साइकिल ऑफ मिटिगेशन भी है, कम करना। अब देखो, यहाँ आकाश से जल पैदा कर दिया जी, जल से वायु, और फिर पृथ्वी से आकाश पैदा हो रहा है, पृथ्वी से आकाश पैदा हो रहा है। और फिर अंदर देखो आप, जो ये लाल लाल लगा रखा है ना, ये क्या है? साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश चक्र है ये। विनाश चक्र में क्या है? पृथ्वी के बाद जो आकाश था उसको छोड़ के आगे तीर का निशान लगा दो। पृथ्वी क्या है? जल को डिस्ट्रॉय करती है। पृथ्वी जल को डिस्ट्रॉय करती है। जबकि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, हमारे यहाँ पंच महाभूतों में पृथ्वी और जल की मैत्री है। पृथ्वी और जल दोनों मिल के कफ का निर्माण करते हैं। आपने वो थर्स्टी क्रो की कहानी पढ़ी होगी कि जी पानी कम था घड़े में, तो वो कौवा था जो बहुत चतुर प्राणी है, उसने कंकर डाले, उसमें पानी ऊपर आ गया, पी लिया उसने। मिट्टी और जल की मैत्री है, अग्नि और वायु की मैत्री है। आग जलाओ, हवा देखो फैल जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका, और हवा से आग को भड़काते हैं हम। यहाँ क्या दिखा रखा है? वायु क्या है? अग्नि को सृजना कर रही है। पहली बात तो सृजना का कोई मतलब ही नहीं है, हम तो केवल भोग रहे हैं। आकाश तत्व है जो, उसमें 4 महाभूतों का खेल चल रहा है। आकाश यानी अवकाश, खाली जगह है, जो बाहर पूरा ब्रह्मांड सारा खाली। फिर घर के अंदर अगर आप ग्रिड बनाते हैं ना, जिस तरह 9x9 ग्रिड बनाया, बाहर एक पद खाली छोड़ दिए, 32 पद खाली छोड़ दिए, तो पेशा स्थान कह देते हैं, वो क्या? आकाश है। बीच में 9 पद खाली छोड़ दिए, ब्रह्म स्थान, वो क्या? आकाश है। हर कमरे में जो खाली जगह है, फर्नीचर नहीं डाला आपने, वो आकाश है। आकाश तत्व में 4 पंच महाभूतों की जगह निर्धारित की गई। जगह निर्धारित करने के लिए क्या किया? एक तो कार्डिनल डायरेक्शन ले ली, मुख्य दिशाएं। एक तो वो तरीका है, ये मैं दिखा रहा हूँ ये आपको। दूसरा क्या है? कोणीय दिशाओं के अनुसार। तो यहाँ पर अगर हम लें, जल तत्व है, मुख्य दिशा के हिसाब से उत्तर में है इसकी जगह।
और कोणीय दिशाओं के हिसाब से ईशान में है, ठीक है ना। इस तरह फायर एलिमेंट अग्नि तत्व है, मुख्य दिशा के हिसाब से ये क्या है, पूर्व में है, और कोणीय दिशाओं के हिसाब से आग्नेय दिशा, जहाँ कहते हैं भाई आग्नेयाम पाक सदनम, किचन होनी चाहिए। अब अगर आप इसको फॉलो करो, जो यह साइकिल दिखा रखा है यहाँ पर, मज़ेदार चीज़ देखिए, बहुत सारी कितनी डिस्क्रिपेंसी है, बिल्कुल गुड़ गोबर कर रखा है। ये सारा चाइनीज़ सिस्टम है। चाइनीज़ सिस्टम को वैदिक वास्तु का ठप्पा लगा के प्रेजेंट किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, वास्तु नाम रख दिया। इसका वास्तु नाम नहीं रखना चाहिए था या तो। और महावास्तु क्यों रखा? क्योंकि हिम्मत नहीं हुई वैदिक वास्तु कहने की, क्योंकि सारा चाइनीज़ माल है ये। चाइनीज़ फेंग शुई इंडिया में मैंने सन 2000 में पढ़ाना शुरू किया था, तब मैंने देखा बहुत पीक पे थी, उन दिनों बहुत पॉपुलर हो रही थी, और 1995 से लगभग और 2005-7 तक खूब पॉपुलर हुई। इवन पूरे पब्लिकेशन हाउस थे इसके। एक हेल्थ एंड हार्मनी पब्लिकेशन था, मुझे याद अभी भी, मैं कई किताबें लाया था वहाँ से। वो फिर चल ही नहीं पाई चाइनीज़ फेंग शुई। क्यों? खूब लाफिंग बुद्धा लगा लो जी, वो विंड चाइम लटका लो, 3 लेग्ड फ्रॉग, कॉलिंग कैट्स, सब फेल हो गए। बंच ऑफ ग्रेप्स, इतने तरह की आइटम्स आई बाज़ार में, पूरे मतलब दुकानें इसी की थी। इतने तरह के वादे किए गए, कुछ नहीं हुआ, आउट हो गई इंडिया से। लेकिन अब इनको क्या लगा कि जी, इनको कुछ और तो पता नहीं था वास्तु का अच्छे से, कि जी वास्तु की किस तरह से रेमेडी करनी है, पंच महाभूतों की समझ थी नहीं इंडिया की, तो वहाँ से उठा ली। वहाँ ईजी है, बिल्कुल ये ईजी है एकदम। मैंने बताया ना, एक साइकिल बनाओ और एक उससे हो गया क्रिएटिव साइकिल, जबकि क्रिएशन का कोई मतलब नहीं है। क्रिएशन तो हो चुका, वास्तु में तो हमने उनका प्रयोग करना है। और यहाँ पे एक को छोड़ के इस तरह से हो गया डिस्ट्रक्शन साइकिल। और क्या है, जो क्रिएशन का है उसका उल्टा घुमा दो तो वो मिटिगेटिंग साइकिल हो जाता है, कम करना है। ऐसे समझ लो, आराम से समझोगे आप। अग्नि क्या है, पृथ्वी को क्रिएट कर रही है, तो पृथ्वी अग्नि को कम करती है, मतलब जब मिट्टी डाल दोगे आग पे वो कम हो जाएगी ना। लेकिन पानी वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि आग बुझा देगा वो। इस तरह से ये पूरा चाइनीज़ सिस्टम है, ये वास्तु से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो आप देखो, चलो और आगे की बात करता हूँ मैं। अगर आपने चाइनीज़ ही ले लिया, चलो चाइनीज़ को ही फॉलो कर लो, पहले तो उसको वास्तु का ठप्पा लगा दिया आपने। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर अगर चाइनीज़ को भी फॉलो करो वो भी नहीं हो रही। चाइनीज़ सिस्टम में आप ये समझ लीजिए, वायु तत्व है ही नहीं। फेंग शुई का मतलब ही होता है विंड एंड वाटर। विंड, फेंग मीन्स विंड और शुई मीन्स वाटर। विंड एंड वाटर, जल वायु, वातावरण, वात आवरण, एयर एनवेलप, आबो हवा, मतलब वातावरण के हिसाब से किसी भी जगह का वास्तु, किसी भी जगह का रहन सहन निर्धारित करना, जो कि हमारे यहाँ विश्वकर्मा ने किया। तो यहाँ पर क्या किया, मज़ेदार चीज़, जो वुड एलिमेंट था ना उसको वायु बना दिया। वहाँ पर भाई वायु है ही नहीं, और आकाश को इक्विवेलेंट कर दिया मेटल से। मेटल है, आकाश अलग है, आकाश में सब तत्व हैं, मेटल आकाश कैसे हो जाएगी? अच्छा चलो, आपने चाइनीज़ फेंग शुई को भी फॉलो कर लेते। चाइनीज़ फेंग शुई में चलो क्या है, जल की दिशा कौन सी है? उत्तर। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, जल की दिशा उत्तर है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन में उत्तर है, लेकिन एंगुलर में क्या है, ईशान है। वहाँ ईशान दिशा किसकी है? पृथ्वी तत्व की। यहाँ जल की है, वहाँ पृथ्वी तत्व है। किस तरह संगति बिठाओगे आप? फिर आ जाइए पूर्व दिशा। पूर्व दिशा मैंने अभी बताया, यहाँ पे क्या है, हमारे अग्नि तत्व, या एंगुलर में वो कहाँ, आग्नेय दिशा अग्नि की। और वहाँ पे क्या है, वुड की है। वुड यानी वायु तत्व। अब वुड को वायु से इक्विवेलेंट कर लिया, पहली बात तो। इतनी दूर की कौड़ी ले आए भाई। चाइनीज सिस्टम अलग है। चाइना में सर्दी से परेशान है वो लोग। वहाँ पे साउथ इसलिए शुभ है, आप देखो सबसे पहले वो साउथ दिखाते हैं ऊपर, हम यहाँ नॉर्थ दिखाते हैं। चाइनीज़ लोग सर्दी से परेशान हैं, उत्तरी ध्रुव से बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, तो उनके लिए है दक्षिण शुभ, हमारे लिए उत्तर शुभ। संगति कैसे बैठेगी? आपने तो ये वायु को वुड से इक्विवेलेंट कर दिया और आकाश को मेटल से। हिंदी चीनी भाई भाई बना दिए दोनों। हम बंदरों की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, मंकी गॉड हनुमान जी, वो खा रहे हैं मार मार के। यहाँ पे कोर्ट से प्रोटेक्टेड है कुत्ते, वहाँ खाए जा रहे हैं। वहाँ तो चमगादड़ तक का सूप पिया जा रहा है। सांपों का जो हमारे यहाँ पूजा होती है
नाग, मुख्य, बल्लाट, पता है ना आपको। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में नाग की दिशा कौन सी है? क्रिएटिविटी की, बच्चे पैदा करने की। और वहाँ उनका पित्त की वो निकाल के उसका सूप वो पीते हैं, पहले तो पित्त पेश किया जाता है, ऐसे डेलिकेसी है वो, फिर उसका सूप बना के पिलाया जाता है। कैसे संगति बैठेगी हमारी उनसे, पता है ना किस तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है वो। ये पूरे संसार भर में कोरोना किसकी देन है? सबका भ्रम टूट चुका चाइना से। चाइना और इंडिया की सभ्यता बहुत अलग है। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा था, अब आप देखिए, तो भाई आप वास्तु, अगर आपने महावास्तु नाम दे दिया उसका, अगर आपने महावास्तु नाम दे दिया और वास्तु फॉलो कर रहे हो आप, तो आपको फिर ये जो है ये वुड इक्विवेलेंट टू वायु कर दिया। हमारे यहाँ वायु की दिशा कौन सी है? वायव्य। लेकिन वहाँ पर कौन सी दिशा है? ईस्ट और साउथ ईस्ट, जो कि हमारे यहाँ अग्नि की दिशा है। फिर आइए और आगे बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ वास्तु में पृथ्वी तत्व की कौन सी दिशा है? ये देखो, या तो दक्षिण या हम नैऋत्य ले लेते हैं। और वहाँ पृथ्वी तत्व की कौन सी दिशा है? नैऋत्य भी है और ईशान भी है। ईशान जो कि हमारे यहाँ जल तत्व है। फिर आप देखिए यहाँ पर आकाश ले दिया, मेटल, आकाश यानी मेटल। और मेटल की वहाँ दिशा कौन सी है? वहाँ पर मेटल की दिशा है पश्चिम और वायव्य, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट। जो कि हमारे यहाँ आकाश तो सब तरफ है, घर पूरी तरफ वातावरण होना चाहिए, खुला होना चाहिए, पेशाब स्थान होना चाहिए, बीच में से खुला होना चाहिए, वो है आकाश। उसकी कोई अलग से दिशा है ही नहीं। वो चीज़ यहाँ पे डाल दी है। तो प्रिय सत्यव्रत जी, आप समझिए ये कोई वास्तु नहीं है। चाइनीज़ फेंग शुई आउट हो गई इंडिया से। ये बुक लिखी गई 2010 में, जब चाइनीज़ फेंग शुई आउट हो चुकी थी। एक्सेप्ट नहीं किया हमने, इंडियंस ने देख लिया भ्रम है, धोखा है, राहु इफेक्ट है। तो इन्होंने क्या किया, वो चाइनीज़ जो फेंग शुई थी ना, उसको उसी के यूज़ किए सारे, क्योंकि इनको संगति बैठानी आ नहीं रही थी उसकी। उसके प्रिंसिपल इन्होंने यूज़ करके और उसके ऊपर ठप्पा लगाया वास्तु का, वैदिक शब्द यूज़ नहीं किया और पेश कर दिया लोगों के सामने। अब आप देखो हमारे यहाँ जो तत्व हैं, तत्वों का मैं बताता हूँ आपको समझाने के लिए। मेरे स्टूडेंट्स हैं, इतने दिनों से मुझे कह रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए हमारे यहाँ जो पंच तत्व हैं, पहली बात तो उसमें मेटल वुड कहीं नहीं है। वहाँ के सिस्टम को यहाँ से कोरिलेट करना कोई मतलब नहीं है। आयुर्वेद को और चाइनीज़ मेडिसिन को आपस में मिक्सअप करना कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो पंच तत्व हैं उनमें आकाश तत्व सब तरफ है। आकाश यानी अवकाश, खाली जगह है, उसी में बनाया जाता है सब कुछ। कोई भी बिल्डिंग है, कुछ भी चीज़ है। अब ये मोबाइल है, मैं जहाँ रखूँगा इतना ये आकाश घेर लेगा वहाँ का, ये मतलब है सीधा सा। तो आकाश में 4 तत्व हम फिक्स करते हैं। 4 तत्वों में अब यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में, वैदिक वास्तुशास्त्र में, मैं वैदिक वास्तु पढ़ा रहा हूँ इतने दिनों से, और मैंने ज्योतिष में बताया 4 राशियाँ, कहीं उनमें मेटल नहीं है, कहीं उनमें वुड नहीं है, कहीं उनमें स्पेस नहीं है। बताओ। इसी तरह ग्रह है, कोई मेटल से या वुड से कोरिलेटेड है? और ये वास्तु और कुछ नहीं, ये संहिता है, संहिता शास्त्र। ज्योतिष में गणित, होरा और संहिता है, तो संहिता शास्त्र में आता है ये वास्तुशास्त्र पूरा। ज्योतिष के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। पहले तो प्लैनेट्स ही हैं, अलग अलग दिशाओं के स्वामी। तो अब देखो, वायव्य में वायु है और पृथ्वी तत्व कहाँ पर? नैऋत्य में। जल को हम ईशान में ले लिया हमने, और आग्नेय में अग्नि, ठीक है ना। अब आप देखो, जल और अग्नि, ये लाल रंग से जो हमने दिखा रखा है, एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के दोनों ही। भाई अग्नि जला दो, जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जल अग्नि पे डालो, बुझ जाएगी वो, बस। और इस तरह वायु और पृथ्वी एक दूसरे के दुश्मन है। पृथ्वी क्या है? वायु को रोक देती है। भाई दीवार आप बनाते हो घर की, तो वायु को रोक रही है ना वो। और इस तरह वायु क्या है? पृथ्वी को उड़ा के ले जाती है। जिस तरह राजस्थान में देखो, आज टीला यहाँ है, कल और कहीं मिलेगा। ये दुश्मन है एक दूसरे के। और फिर जल और वायु एक दूसरे को कम करते हैं, और अग्नि और पृथ्वी एक दूसरे को कम करते हैं।
आप आग जलाओ, देखो जो ह्यूमस है वो जल जाएगा, मिट्टी का कम हो जाएगी मिट्टी की मात्रा। इस तरह आग पे मिट्टी डालो तो कम हो जाएगी आग, बुझती नहीं है पूरी तरह से जब तक पानी नहीं डालेंगे। और पृथ्वी और जल एक दूसरे को, ग्रीन से दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, पृथ्वी और जल एक दूसरे के हेल्पफुल हैं, मित्र हैं, बढ़ाते हैं एक दूसरे को, जो मैंने अभी थर्स्टी क्रो की कहानी बताई थी। और इस तरह वायु और अग्नि, आप देखो वायु क्या करती है, अग्नि को भड़काती है। चूल्हे में कभी फूंक मारी हो आपने, आग को भड़काना है। और वही आग जब जलती है तो वायु क्या होती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, विरल हो जाती है, फैल जाती है वो। ये एक दूसरे के हेल्पफुल हैं। तो अब इस तरह समझ लीजिए, केवल एक एग्जाम्पल, वैसे तो मैं पंच महाभूतों को बहुत डिटेल में टाइम टू टाइम बताता रहा हूँ। पृथ्वी तत्व को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है, वायु। पृथ्वी तत्व को बढ़ाने वाला कौन है, जल। पृथ्वी तत्व को कम करने वाला कौन है, अग्नि। और इन सब का खेल किस में चल रहा है, आकाश में, अवकाश, खाली जगह, उसमें इन चार तत्वों का खेल चल रहा है। ये असली मतलब है। कोई साइकिल लेने की जरूरत नहीं है। ये साइकिल तो भाई चाइना में है, चाइनीज़ माल आपको पता है कैसा होता है, बस फौरी फटाफट फटाफट रेमेडी कर दो। यहाँ वो पट्टी लगा दो या नीली पीली, वहाँ पे पिरामिड चिपका दो, वहाँ गाड़ दो, वहाँ विंड चाइम टांग दो। अगर इस तरह करने से ही आदमी समृद्ध होने होते तो जो प्रोडक्शन कर रहा है इनकी फैक्ट्री में, जो बेच रहा है दुकान पे, पहले तो वही हो जाता। आउट हो गई ना चाइनीज़ फेंग शुई इंडिया से। लेकिन अब इस पर ठप्पा लगा के, लोगों को धोखे में रख के, वहम क्रिएट करके, क्योंकि लोगों को पता नहीं, बेचारों को ना तो उनको वास्तु का पता है, ना चाइनीज़ फेंग शुई का पता है, तो किसी भी तरह प्रेजेंट कर दो। मैं देख रहा हूँ उज्जैन में महर्षि पाणिनि वैदिक संस्कृत महाविद्यालय, वो बहुत अच्छे से MA कोर्स करवा रहे हैं वास्तुशास्त्र में। बिल्कुल शास्त्रीय ग्रंथ वास्तु के जो है उनसे लेकर उन्हीं को पढ़ाकर। तो बहुत सारे आर्किटेक्ट भ्रम में हैं कि जी ये महावास्तु बहुत अलग सी चीज़ है, कोई यही वास्तु है तो मैं साफ़ कर दूँ, ये वास्तु नहीं है। ये फेंग शुई का अचार डाल के उस पर इंडियन जो वैदिक वास्तु का स्टिकर लगाकर अच्छी सी पैकिंग में आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। दूर दूर तक वास्तु से, वैदिक वास्तु से रिलेशन नहीं है कोई भी। अब देखो पहला ही स्तंभ मिलावटी है पूरा, ना तो ये पूरी तरह से इंडियन वैदिक वास्तु है और ना चाइनीज़। अगर भाई चाइनीज़ माल है तो आप महा फेंग शुई कर लेते इसको, और वास्तु है तो वास्तु में ये तो प्रिंसिपल अप्लाई होते ही नहीं है। बताइए मुझे, आप सभी ज्ञानी जन मुझे बताएं कृपया करके, जो भी ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, जो वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं, जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, इतने सालों से आयुर्वेद चल रहा है हमारे यहाँ, बताइए कहाँ पे लकड़ी का, धातु का उल्लेख है पंच महाभूतों में। जो योग शास्त्र में, अब देखो योग तो वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे छा गया, कहाँ योग में ये तत्वों का उल्लेख है, लकड़ी का, मेटल का, बताओ जरा। चाहे कुंडलिनी के सप्त चक्र हो, मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा, हमारे यहाँ के जो 5 महाभूत हैं वही लिए जाते हैं। सबसे नीचे मूलाधार पृथ्वी तत्व, इस तरह से, उसके ऊपर जल तत्व, इस तरह है सारा। स्वाधिष्ठान चक्र, उसका सीधा रिलेशन जल तत्व से है, उसका सीधा रिलेशन चंद्रमा से है, और उसका सीधा रिलेशन सेक्स से है, सेक्स सेंटर से है, सेक्सुअल एक्टिविटी से है, इस तरह से। और पंच महाभूत यहाँ तक आए, उसके बाद केवल ओम रह गया, और वो भी फिर शून्य ऊपर। कोई नहीं, कोई वुड और मेटल है, बताइए आप मुझे कोई भी। मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिए, जो आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, जो ज्योतिष की, वैदिक ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं, जो योग शास्त्र में है, कुंडलिनी के सप्त चक्रों में, जो कुंडलिनी जागरण में इन्वॉल्व हैं, मुद्रा शास्त्र है हमारे यहाँ, हाथ में पंच महाभूतों की प्रतीक है ये 5 उंगलियाँ, और इन्हीं से फिर अलग अलग मुद्राएं बनती हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताओ भाई, कहाँ पर वुड और मेटल है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई इसमें, क्यों भ्रम डाल रहे हैं आप। भारतीय पंच महाभूत अपने आप में सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। पूरा संसार रिकॉग्नाइज कर रहा है भारतीय आयुर्वेद को, योग शास्त्र को। पामिस्ट्री तक में आप देखो 4 तत्व हैं,
फायर हैंड, अर्थ हैंड, एयर हैंड, वाटर हैंड। प्राकृतिक चिकित्सा मैंने इतनी डिटेल में पढ़ी, कहीं भी वुड और ये मेटल का उल्लेख नहीं था। डॉक्टर अग्नि, डॉक्टर जल, डॉक्टर वायु, डॉक्टर आकाश, इनसे चिकित्सा हो रही है। पाक शास्त्र में देख लो, हमारे यहाँ जो षड रस है वो दो ये जो तत्व है ना, पंच तत्व भारत वाले, उन्हीं से मिलके बने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कटु रस वो वायु तत्व और आकाश तत्व का सम्मिश्रण है। फिर लवण, नमक, वो अग्नि तत्व और जल तत्व का सम्मिश्रण है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको सारे। इवन टैरो कार्ड्स तक में भी जो वांस हैं, छड़ियाँ, डंडियाँ, उनका तत्व क्या है? उनका तत्व अग्नि तत्व है। और जो स्वॉर्ड्स है उनका तत्व वायु तत्व है, आकाश तत्व कहीं नहीं है उसमें। आप देखो सारा यूरोपियन कल्चर में भी फायर, अर्थ, एयर, वाटर, और ये सब किस में हमारे यहाँ और है? स्पेस, आकाश, उसमें काम कर रहे हैं चारों। आप सभी सुधी जनों से मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप मुझे बताएं, अपनी अपनी फीडबैक दीजिए कि कहाँ पर ये मेटल आकाश के इक्विवेलेंट हो गया, भारत की किस विधा में हो गया। और जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है उन्होंने ये कहाँ से लिया, कौन से वेद से, कौन से उपनिषद से, कौन से वास्तु या ज्योतिष के, वैदिक ज्योतिष के टेक्स्ट हैं जो उनसे इक्विवेलेंट कर दिया ये आकाश और मेटल। और अगर इक्विवेलेंट कर दिया आपने तो मेटल की दिशा तो भाई पश्चिम और वायव्य होती है वहाँ पर, तो यहाँ पर आकाश की दिशा, आकाश तो सर्वत्र व्याप्त है, उसकी कोई दिशा थोड़ा है। आकाश तो ब्रह्मांड में सब फैला पड़ा है। जो आकाश कौन सी दिशा लेते हैं? ऊपर ऊर्ध्व, जो 8 दिशाएं आपने ले ली, उसके बाद ऊर्ध्व दिशा लेते हैं, अपवर्ड्स, और अधो पाताल। ऊर्ध्व दिशा मतलब सारा जो खुला है उसको आपने ये, फिर तो आपको पश्चिम और वायव्य देनी पड़ेगी। ये तो ब्लंडर हुआ पड़ा है सारा। ये मतलब पहला आधार ही आपका, आप समझ लीजिए लुंज पुंज है, ये कहीं ठहर नहीं रहा। पंच तत्व, चाइनीज़ माल इंडिया में कोशिश की जा रही है और पिछले 30 सालों से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। खैर, अगली वीडियो में हम आगे लेंगे, इसके दूसरे स्तंभ की चर्चा करेंगे। और पहले स्तंभ के बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं, मैं पूरे खुले दिल से उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, भारतीय विद्याभवन में पढ़ा रहा हूँ, बुक्स लिखी हैं, कई डिपार्टमेंट्स में काम किया है। तो वैदिक वास्तु में जो बात है, ये जो वैदिक वास्तु और फेंग शुई की जो खिचड़ी पकाई है ना, ये चलेगी नहीं ज़्यादा दिन। अब जगह जगह कोर्सेज शुरू हो गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में वैदिक वास्तु से संबंधित, और लोगों के सामने सच्चाई आकर रहेगी। आपको एक मैं सूचना देना चाहता हूँ, हम एस्ट्रो साइंसेज पर, मतलब वैदिक ज्योतिष, वैदिक वास्तु और इनसे संबंधित विषयों पर कोर्सेज करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आप जो भी इस प्रकार के कोर्सेज करना चाहते हैं, खुद सच्चाई जानना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर्स के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।